नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत हम प्रारंभ करते हैं आज का एक नया अभ्यास प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संविधान व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है अमेरिकन संविधान व्यवस्था का हिस्सा कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए जेबी निषेधाधिकार, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी सीनेट शिष्टाचार और डी है फ्लीबस्टिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामूहिक उत्तरदायित्व अमेरिकन संविधान व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। बाकी के जो अन्य ऑप्शंस दिए हैं वो बिल्कुल अमेरिकन संविधान में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सांसदों की जननी कहलाती है। तो सांसद की जननी कौन सी संसद को कहा जाता है, ये अब देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारतीय संसद, बी यूएस कांग्रेस, सी ब्रिटिश संसद और डी स्विस संघीय सभा। इस विषय में आप भली भांति जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। और ब्रिटिश संसद को ही देख करके काफ़ी सारे लोकतांत्रिक देशों में संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ था, इसलिए संसदों की जननी के रूप में ब्रिटिश संसद फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। तो द्वितीय सदन मतलब उच्च सभा, ठीक है, हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है, बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी यूएसए, सी स्विट्जरलैंड और डी यूके। दोस्तों इसका सही उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी कि सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक इकाई में एक चुनाव होता है और फिर वो प्रतिनिधि आगे भेजते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। तो इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ए है जेम्स जब, बी है डुवर्जर, सी है जा ब्लांडल और डी है ला पालोम्बरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स जब। जेम्स जब ने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था को सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए विधि का शासन और नियमित चुनाव, ऑप्शन नंबर बी नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन और वैश्वीकरण तथा ऑप्शन नंबर डी है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तम शासन का सार है, यानी उत्तम शासन में क्या उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। सुशासन की प्रमुख विशेषताओं में प्रभावी और कुशल प्रशासन तो आता ही है, साथ में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाला प्रशासन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मितव्ययिता भी उसमें होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो भारत में संसद की जब संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है भारत का न्यायाधीश। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। और संविधान के आर्टिकल 108 के तहत जब भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिससे नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संख्या को आपको बताना है, उससे नीचे अगर जनसंख्या है तो मध्यस्थ स्तर की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट पंचायत और उसके बाद में जिला परिषद का निर्माण होगा। तो ऐसी कौन सी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या के दौरान ऐसा किया जा सकता है, आपको बताना है कम से कम जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 30 लाख और ऑप्शन नंबर डी 35 लाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 लाख। दोस्तों अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है किसी क्षेत्र में तो ऐसे राज्यों में या ऐसे क्षेत्र में पंचायत का जो मध्यम स्तर होता है, ठीक है, वो नहीं बनाया जाता है।
प्राथमिक स्तर और जिला स्तर बनाया जाता है। प्राथमिक स्तर में आपका ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सी आर दास, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के विरोध में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सी आर दास और मोतीलाल नेहरू सचिव बनाए गए थे। विट्ठल भाई पटेल भी इसके सदस्य रहे हैं और वल्लभ भाई पटेल का स्वराज पार्टी से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर यानी संभ्रांत परत की पहचान की? तो किस आयोग के आने के बाद में, उसकी सिफारिशों के बाद में क्रीमी लेयर शब्द यूज होने लगा और इसको फॉलो किया जाने लगा? ऑप्शन दिया है, ए बीपी मंडल आयोग, बी रामानंदन आयोग, सी काका कालेलकर आयोग और डी मुंगेरी लाल आयोग। इसका सही उत्तर भी आप जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। इस आयोग का गठन 1789 में हुआ था। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, बीपी मंडल आयोग के बाद में क्रीमी लेयर आया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसमें आयोग के नाम दिए हैं, रिपोर्ट दी हैं, आपको बताना है कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राज मन्नार समिति रिपोर्ट, बी सरकारिया आयोग, सी पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन और डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ राज्य संबंधों से संबंधित आयोग राजा राम मन्नार समिति है, जो कि 1969 में आई थी। उसके बाद में अगली है सरकारी आयोग, उसके बाद में पश्चिम बंगाल का सरकारी ज्ञापन, और ये समस्त चीज आई थी। इंद्रजीत गुप्ता जो है संग्रह संबंध से संबंधित नहीं है। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको युग्म दिए हैं जो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला युग्म है मोतीलाल नेहरू और नेहरू रिपोर्ट, दूसरा युग्म है एम ए जिन्ना और खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर तीसरा में है एम के गांधी और चंपारण आंदोलन, और ऑप्शन नंबर चौथा में है सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एम ए जिन्ना और खिलाफत आंदोलन सम्मिलित नहीं है, बाकी के जितने भी हैं वो सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको दिए हैं ऑप्शन नंबर ए ड्वाइट वाल्डो, बी हर्बर्ट साइमन, सी एल्टन मेयो और डी मैक्स वेबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ड्वाइट वाल्डो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में छपी पुस्तक थी और इसके लेखक हैं ड्वाइट वाल्डो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, यह किसने कहा है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए मार्शल ई डिमार्क, ऑप्शन नंबर बी पॉल एप्पलबी, ऑप्शन नंबर सी एल डी वाइट और ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू एफ पिलोबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉल एप्पलबी। यह कथन पॉल एप्पलबी का है। प्रशासन में एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णयों को हम एकाकी निर्णय के नाम से पुकारते हैं, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र की जटिलता लगातार बढ़ने के कारण संस्था में निर्णय एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय में पॉल एप्पलबी ने अपने विचार प्रकट किए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कारोबार दक्षता हासिल करना, ऑप्शन नंबर बी नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता हासिल करना, सी है प्रशासन में लोगों की सहभागिता हासिल करना और डी है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ में मिश्रण करना लोक निगम प्रकार का प्रशासन होता है। लोक निगम सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे संगठन होते हैं जिनको व्यावसायिक निगमों की भांति चलाया जाता है। लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के एक उल्लेखनीय खोज के रूप में जाना जाता है। आज भी विश्व के सभी राष्ट्रों में लोक निगम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्पिल ओवर यानी अधिप्लावन की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? सिद्धांत के नाम दिए हैं,
ए सिक्योरिटी कम्युनिटीज, बी है क्षेत्रीय एकीकरण, सी है यथार्थवाद और डी है रचनात्मकवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय एकीकरण। स्पिल ओवर यानी अधिप्लावन की अवधारणा क्षेत्रीय एकीकरण सिद्धांत में मिलती है। स्पिल ओवर अवधारणा इसमें मिलेगी, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय एकीकरण का सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण पर बल देता है, भले ही उस क्षेत्र में कितनी भी विविधता क्यों ना हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार क्या था? तो आपको बताना है वार टू एंड वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध को, बी द्वितीय विश्व युद्ध को, सी कोरियन युद्ध को और डी वियतनाम युद्ध को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध को वार टू एंड वार के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था तथा 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हुआ था। तो यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः सरकार शासकीय संगठन का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण। ऑप्शन दिए हैं ए यूएनओ, बी डब्ल्यूएचओ, सी एनएटीओ और डी है एसएएआरसी यानी सार्क। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्क। सार्क क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्यों के साथ अंतरशासकीय संगठन का एक अच्छा उदाहरण है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है, उस दौरान इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत मानी जाती है। तो इसका समय याद रखेंगे, दिसंबर 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नव न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत यानी नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन प्रतिपादन किया? ऑप्शन दिए हैं ए थॉमस सेलिंग, बी बेरी बोजान, सी आइनिस क्लार्ड और डी है जॉर्ज बुश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने नव न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत यानी नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो शक्ति संतुलन क्यों आवश्यक है, उसका लक्ष्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यथापूर्व स्थिति, ऑप्शन सी असंतुलन और ऑप्शन डी संतुलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथापूर्व स्थिति। शक्ति संतुलन सिद्धांत का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति होता है। शक्ति संतुलन के समर्थक इस बात की वकालत करते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्राकृतिक सिद्धांत है। राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष में संतुलन या तुल्य भागीता का सिद्धांत ही केवल विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। तो इसलिए यथापूर्व स्थिति यानी पूर्व की स्थिति में, युद्ध से पूर्व की स्थिति में होना शक्ति संतुलन सिद्धांत का लक्ष्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है वैश्विक सुरक्षा को आज सबसे बड़ा खतरा है किस चीज से खतरा है? और इसमें दिया है पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप से, दूसरा गैर राज्यकर्ता और नाभिकीय शस्त्रों से और तीसरा दिया है आतंकवाद से। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है सिर्फ 3, बी में है सिर्फ 1, सी में है क्षमा चाहेंगे सी में है सिर्फ 1 और बी में है सिर्फ 2 और 3 और डी में है सिर्फ 2। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर यानी गैर राज्यकर्ता और नाभिकीय अस्त्रों से और डी है और तीसरा नंबर है आतंकवाद से। तो ये दोनों चीज़ों से वैश्विक सुरक्षा को आज खतरा माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है वे लोग नर्मपंथी उन पांचों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कथन आपने किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी बी.जी. तिलक और ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये नर्मपंथियों के लिए बोला गया है, मतलब गर्म दल के किसी नेता ने कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो नर्म दल के नेता लोग थे उनके विषय में बात की है कि वे लोग उन यानी नर्मपंथी उन पांचों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है। तो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का विचार क्या है आपको बताना है। ए सामाजिक समानता, बी व्यक्ति की स्वतंत्रता, सी उत्तम जीवन और डी है राज्य संप्रभुता।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम जीवन। प्राचीन यूनानी दर्शन के जो महान विद्वान है प्लेटो, उनके अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महत्तम उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में चिंतन का केंद्रीय बिंदु आदर्श राज रखा है और आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अपने आदर्श राज के विचारों में उन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद पर विशेष बल दिया है और इन सभी का उद्देश्य केवल और केवल उत्तम जीवन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युग्म दिए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है आपको। ऑप्शन दिया है ए, सत्य की प्रभुसत्ता, एम के गांधी। ऑप्शन नंबर बी, नव मानववाद, अरविंद घोष। और सी दिया है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, वी आई लेनिन। और नव प्रजातंत्र, माओ जेदांग। दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नव मानववाद सही सुमेलित नहीं है। सत्य की प्रभुसत्ता पे विश्वास महात्मा गांधी रखते थे, बिल्कुल सत्य है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के विषय में लेनिन ने बात की थी, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी में नव प्रजातंत्र के रूप में माओ जेदांग ने, ठीक है, किसानों को भी हथियार उठाने की प्रेरणा दी थी। जो बी नंबर का ऑप्शन है नव मानववाद, ये नव मानववाद से सही सुमेलित हो जाएगा डॉक्टर एम एन राय का। तो डॉक्टर एम एन राय जो हैं उन्होंने नव मानववाद के विषय में बात की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो किस दार्शनिक ने मध्य मार्ग अपनाने की बात की थी? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सेंट थॉमस अक्विनस और डी है मैकियावेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने राज्य के लिए मिश्रित संविधान का समर्थन किया था। वस्तुतः उनका आदर्श संविधान मध्य वर्ग तंत्र, जनतंत्र और गुटतंत्र का सम्मिश्रण था। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, जिन्होंने मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरणा दी थी या पैरवी की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? तो कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए गुंडर फ्रैंक, ऑप्शन बी एस ई फाइनर, ऑप्शन सी वालेरस्टीन और ऑप्शन डी है कार्डोसो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है एस ई फाइनर। एस ई फाइनर सिद्धांतवादी नहीं है, जबकि गुंडर फ्रैंक, वालेरस्टीन तथा कार्डोसो सिद्धांतवादी विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अतिवादी नहीं थे? तो कौन अतिवादी नहीं थे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता माने जाते हैं, यानी अतिवादी इनको कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में गोपाल कृष्ण गोखले आएंगे, ठीक। इनकी विचारधारा उग्र नहीं थी, ठीक है, तो ये अतिवादी नहीं थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए सविन्यासी उपागम, ऑप्शन नंबर बी तुलनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक उपागम और ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवादी उपागम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविन्यासी उपागम। एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में सविन्यासी उपागम कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। उपागम के अंतर्गत समस्याओं के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्रियां इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? तो सीमित सरकार किससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखती है बताना है। ऑप्शन ए शक्तियों का पृथक्करण, बी न्यायिक सर्वोच्चता, सी द्विदलीय व्यवस्था और डी है विधि का शासन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए जो सीमित सरकार होती है वो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो लगातार करते रहती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रचलित डोंकी रूट का क्या अर्थ है? तो ये अभी प्रचलन में है, काफ़ी बार सुना होगा आपने। इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ये विदेश तक पहुंचने का अवैध बैकडोर मेथड है। ऑप्शन नंबर बी ये कच्छ के रन से पाकिस्तान होते हुए इराक जाने का रास्ता है। ऑप्शन नंबर सी ये पहाड़ी इलाकों में डोंकी की सवारी से संबंधित रास्ते का नाम है। डोंकी के व्यापार के लिए
लगने वाले मेलों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विदेश तक पहुंचने का अवैध बैकडोर मेथड है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी देश के लिए वीज़ा इत्यादि नहीं मिलता है तो लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि किसी जो सामान ले जाने वाले जहाज़ है उसमें छुप करके बैठ जाना, किसी कार की डिक्की में छुप करके बैठ जाना, ठीक है, या किसी प्रकार गुप्त रूप से वहाँ पहुँच जाना और पहुँचने के बाद में वहाँ पर वापस से प्रत्यक्ष हो जाना और अपने कार्य करना, ठीक है। तो इसने ये विदेश तक पहुंचने का एक बैकडोर मेथड ही हुआ। इसमें भागने वाला एक या दो देश नहीं बल्कि कई देशों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। और इसके लिए केवल अगर कोशिश करे तो एक देश का वीज़ा लेता है और बाकी देश में बगैर वीजे से अवैध तरीके से घूमते रहता है। इसी के आधार पर एक मूवी भी अभी कुछ दिनों पहले आई थी जिसका नाम डोंकी है, तो वो आप उसे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा डोंकी रूट का क्या अर्थ है। तो ये है विदेश तक पहुंचने का अवैध बैकडोर मेथड। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत कनाडा संबंधों के आलोक में गलत कथन का परीक्षण करें, ठीक है। तो आपको इस विषय में आपको बताना है, वर्तमान में भारत कनाडा की जो संबंध है उसमें कुछ गतिरोध आ रहे हैं, तो उसके विषय में कुछ जानकारी है। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर लगातार चिंताएं प्रकट की हैं जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज खालिस्तान के विचारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया और बदले में भारत ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% है। और ऑप्शन नंबर डी, इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CSA ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन MOUs को हाल ही की घटनाओं के कारण निरस्त कर दिया। तो इसमें बताना है कि भारत कनाडा के जो बिगड़ते हुए संबंध है उसमें कौन सा गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन को हाल ही की घटनाओं के कारण निरस्त कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी समझौता जो है उसे निरस्त नहीं किया गया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह वर्तमान में अभी कुछ दिनों पूर्व ही लॉन्च किए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी है ऑप्शन ए, बी और सी में पॉज करके देखिए, ये समस्त बातें भारत कनाडा संबंधों के संबंध में सही हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।